सो हेलो 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 एवरीवन, दिस इज सीए प्रदीप उदासी और आज हम करने वाले हैं आपके सीए फाउंडेशन लॉ का चैप्टर 2 जो है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन। लास्ट वीडियो में हमने ऑफर क्या होता है वो पूरा समझ लिया था। अब उसके आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं एक्सेप्टेंस के बारे में। चलिए, तो एक्सेप्टेंस क्या होता है हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। प्रॉमिस की डेफिनेशन पढ़ी थी थोड़ी देर पहले हमने कि व्हेन द पर्सन टू होम ऑफर इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू द ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड एंड एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम्स प्रॉमिस। तो जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो उसे प्रॉमिस बोलते हैं। ठीक है, तो ऑफर एक्सेप्ट कैसे होता है? जो जिसको ऑफर किया गया है यानी जो ऑफरी है वो अपनी एसेंट दे देता है। ऑफर में तुमने पढ़ा था कि ऑफर में सामने वाले को अपनी क्या बताई जाती है, क्या बताई जाती है, अपनी कुछ इच्छा बताई जाती है और हमारी उसमें इंटेंशन होती है सामने वाले की एसेंट लेने की। ऑफर में इंटेंशन होती है सामने वाले की एसेंट लेने की, मंजूरी लेने की। जब वो मंजूरी मिल जाती है, जब वो एसेंट मिल जाती है, वो एसेंट देने को कहा जाता है ऑफर को एक्सेप्ट होना। तो एसेंट मिलने को बोला जाता है एक्सेप्टेंस। तो यहां पे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेम डेफिनेशन है जो प्रॉमिस की है, सेम सेक्शन में दी हुई है। व्हेन द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड सिग्निफाइज असेंट देयर टू प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। जिसको ऑफर किया गया है जब वो ऑफर में अपनी एसेंट दे देता है तो मतलब प्रपोजल क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया। और एक्सेप्ट हो गया तो वो क्या? प्रॉमिस बन गया। तो एक्सेप्टेंस का मतलब समझ लिया हमने। अच्छा, मैंने तुमको ऑफर किया, क्या तुम्हारे मेरे बीच में कुछ लीगल रिलेशन बना? नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। पर मैंने तुम्हें ऑफर किया, तुमने एक्सेप्ट कर लिया। जब ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो लीगल रिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है। तो ऑफर डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशन बट एक्सेप्टेड ऑफर बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट लीगल रिलेशन। ऑफर में भी रिवोक्ड बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। ये नहीं, आगे चल के तुमको आराम से समझेगा कि ऑफर रिवोक कर सकते हैं जब तक वो एक्सेप्ट नहीं होता। एक्सेप्टेंस से पहले तक ऑफर रिवोक किया जा सकता है। चलो, ये यहां नहीं समझा तो आगे तुमको डिटेल में समझेगा। अब बताते हैं, जैसे हमने रूल्स फॉर वैलिड ऑफर पढ़े थे ऐसे ही एक्सेप्टेंस के लिए भी कुछ रूल्स दिए हुए हैं, वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, जैसे हमने पढ़ा था, जिसको ऑफर दिया गया है वही एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, जिसको ऑफर दिया गया है वही एक्सेप्ट कर सकता है। हाँ, जनरल ऑफर सब लोग में से कोई भी एक्सेप्ट करता है क्योंकि जनरल ऑफर इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज, पर स्पेसिफिक ऑफर जिसको किया गया है वही एक्सेप्ट कर सकता है। मैंने मिस्टर राम से पूछा कि क्या मेरी कार खरीदेंगे, तो श्याम आके बोले हाँ ठीक है मैं खरीदूंगा, ऐसा नहीं चलता। जिसको ऑफर दिया है वही एक्सेप्टेंस दे सकता है और तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इसका एक बहुत बढ़िया केस लॉ है, उसका नाम है बोल्टन वर्सेस जॉन्स। क्या नाम है? बोल्टन वर्सेस जॉन्स। ठीक है, इसमें क्या है, एक ब्रोकलहर्स्ट नाम का बंदा था। ब्रोकलहर्स्ट नाम के बंदे ने बोल्टन को अपना क्या बेच दिया? पूरा का पूरा बिजनेस बेच दिया। ब्रोकलहर्स्ट सोल्ड बिजनेस टू बोल्टन। ब्रोकलहर्स्ट सोल्ड बिजनेस टू बोल्टन। तो बोल्टन, अब ब्रोकलहर्स्ट का बिजनेस किसका हो गया? बोल्टन का। एक जॉन्स नाम का बंदा था। जॉन्स नाम ने क्या किया? उसने वो बिजनेस के नाम पर क्या किया? एक परचेज ऑर्डर प्लेस किया। एक जॉन्स नाम के बंदे ने उस बिजनेस के नाम पर परचेज ऑर्डर प्लेस किया। अब जॉन्स ने बिजनेस के नाम पर परचेज ऑर्डर प्लेस किया और उसमें नाम लिखा ब्रोकलहर्स्ट का। उस बिजनेस को परचेज ऑर्डर प्लेस किया और नाम लिखा ब्रोकलहर्स्ट का ऊपर। ठीक है, तो अभी जॉन्स ने ऑर्डर किसके नाम से भेजा? ब्रोकलहर्स्ट के नाम से। पर अब वो बिजनेस क्या बोल्टन खरीद चुका था। तो बोल्टन ने बोला कि ठीक है बिजनेस मेरा है, मतलब परचेज ऑर्डर भी मैं भी फुलफिल कर सकता हूं। तो उसने क्या किया? वो ऑर्डर एक्सेप्ट किया और उसको सामान भेज दिया जॉन्स को। जॉन्स के पास सामान पहुंच गया। जॉन्स ने बोला मुझे सामान एक्सेप्ट नहीं करना। बोल्टन ने जाके केस कर दिया, बोला तुमने ऑर्डर दिया था, मैंने सामान भेजा, तो तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? उस तो जॉन्स ने क्या बोला? जॉन्स ने बोला कि मैंने जो परचेज ऑर्डर भेजा था वो मैंने भेजा था ब्रोकलहर्स्ट के नाम पे। तुम बोल्टन हो, तुमने उसका बिजनेस खरीद लिया, पर मेरे परचेज ऑर्डर में तो ब्रोकलहर्स्ट का नाम था, तो मैं तो ब्रोकलहर्स्ट को ऑर्डर दे रहा था। तुमने कैसे मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया परचेज का? तो बोले परचेज ऑर्डर तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि मैंने ब्रोकलहर्स्ट के नाम से दिया था। बोल्टन बोलता है ऐसा नहीं होगा, बिजनेस मैंने ले लिया है तो बिजनेस का ऑर्डर है मेरा हो गया। बोला नहीं, नाम अगर ब्रोकलहर्स्ट के नाम पे ऑफर था तो ब्रोकलहर्स्ट को ही ऑफर किया गया था, तुम एक्सेप्ट करोगे तो वैलिड नहीं है। इसका बहुत बड़ा ये केस लॉ है। तो हेल्ड क्या हुआ? जॉन्स वॉज नॉट बाउंड बाय एक्सेप्टेंस एज ऑफर वॉज नॉट मेड टू बोल्टन। जो बोल्टन ने एक्सेप्ट करके गुड्स भेज दिया, ऑफर एक्सेप्ट करके गुड्स भेज दिए, वो जॉन्स उससे कोई भी बाउंड नहीं है वो गुड्स को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि जो ऑफर किया गया था वो तो ब्रोकलहर्स्ट के नाम से किया गया था, तो बोल्टन उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, चलो अब इसमें बात बोलते हैं, एक दूसरा रूल क्या है? सेकेंड रूल बोलता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। जो एक्सेप्टेंस देते हैं हम, एक तो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, दूसरा अनक्वालिफाइड होना चाहिए। क्योंकि जब क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होता है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होता, वो
काउंटर ऑफर होता है, तुमने पढ़ा है। जैसा जैसा ऑफर आया वैसा वैसा एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर ऑफर में कुछ कंडीशन है तो वो कंडीशन भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ऑफर में तुमने पढ़ा था। तो ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड एज इट इज विदाउट एनी चेंज इन इट्स टर्म। अगर तुम टर्म चेंज करके एक्सेप्ट करना चाहोगे तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगा, वो कहलाएगा क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, कंडीशनल एक्सेप्टेंस। और वो क्या होता है, वो होता है काउंटर ऑफर, ठीक है। पर अब काउंटर ऑफर में क्या है, तुमको ऑफर वैसा का वैसा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पर इसमें बोलते हाउ एवर मेयर वेरिएशन इन लैंग्वेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सेप्टेड, ओनली सब्सटेंस शुड बी सेम। तुमको जैसा ऑफर आया वैसा का तुमने एक्सेप्ट कर लिया, बस लैंग्वेज में थोड़ी बात अलग कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है। अगर सब्सटेंस यानी जो मतलब निकल रहा है एक्सेप्टेंस का वो एज इट इज ऑफर के बराबर है तो मान लिया जाएगा कि वो वैलिड एक्सेप्टेंस है, ठीक है। बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए, मेयर लैंग्वेज में कुछ चेंज करके एक्सेप्ट कर लिया तो चलता है, ठीक है। सब्सटेंस बदलना नहीं चाहिए, जो मतलब निकल रहा है वो बदलना नहीं चाहिए। चलो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अब एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड यानी द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन परसेप्टेबल फॉर्म एंड इट मस्ट रिलेट स्पेसिफिकली टू द ऑफर मेड। क्या बोलता है, अगर मैंने ऑफर मुझे मिला और मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और अपने मन में मैंने बोला हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया? नहीं। ऑफर जिसने किया यानी जो प्रपोजल कर रहा है यानी जो ऑफरर है उसे बताना पड़ेगा कि मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। अगर एक्सेप्टर ऑफरर को ये नहीं बताता कि मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है किसी भी तरीके से, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसका बहुत प्यारा केस लॉ है, उसका नाम है ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे एंड कंपनी। ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे एंड कंपनी। इसमें ब्रॉगडन नाम का बंदा था, उसने मेट्रोपॉलिटन रेलवे एंड कंपनी को क्या बोला, सेंट ऑफर फॉर सेल ऑफ सम आइटम्स टू कंपनी। उसने ऑफर भेजा कंपनी को कि मैं आपको कुछ सामान बेचना चाहता हूं। अब मेट्रोपॉलिटन रेलवे एंड कंपनी ने क्या किया, उसका एक मैनेजर था, उसने एक्सेप्टेंस लेटर लिया और साइन किया और एक्सेप्टेंस लिया, बट वो लेटर ब्रॉगडन को भेजा नहीं, तो कम्युनिकेशन हुआ नहीं। और वो लेटर क्या किया, उसने अपनी क्या बोलते हैं ड्रॉअर में रखा। ड्रॉअर में रखा, उसके घर से बीवी का फोन आ गया, वो बीवी का फोन आ गया तो चला गया। और अपने जाते जाते क्या बोला, एक उसके एम्प्लॉय ने उससे पूछा कि सर वो ऑफर एक्सेप्ट किया क्या? बोला हाँ ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, बस लेटर पोस्ट करना बाकी है, एक्सेप्ट किया है, लेटर मेरे ड्रॉअर में रखा है, ठीक है। तो वो जो एम्प्लॉय था वो ब्रॉगडन का दोस्त था, उसने ब्रॉगडन को कॉल करके बोल दिया कि यार तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट तो हो गया है, बस तुम्हें लेटर आना बाकी है। अब वो बोलता है ऑफर एक्सेप्ट हो गया, क्या ऑफर उस एम्प्लॉय को किया गया था? नहीं, वो एक्सेप्ट कर नहीं सकता। तो अब अगर ब्रॉगडन ने क्या किया, मेट्रोपॉलिटन रेलवे को सामान भेज दिया जो बेचने वाला था। मेट्रोपॉलिटन रेलवे ने बोला अभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है तो मैं सामान एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड ही नहीं हूं। बोला कैसे बाउंड नहीं हो, तुमने एक्सेप्ट किया है, मुझे तुम्हारे एम्प्लॉय ने बताया कि तुमने एक्सेप्ट करके लेटर अपने ड्रॉअर में रखा है। तो बोलते हैं जो ड्रॉअर में लेटर रखा है वो तुम्हें मैंने भेजा क्या? नहीं। तो तुम्हारे पास कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस आया क्या? नहीं। तो जब तक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस टू ऑफरर नहीं होता तब तक एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं होता। तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ। तो ब्रॉगडन ने जो सामान भेजा वो एक्सेप्ट करने के लिए एमआरएन कंपनी यानी मेट्रोपॉलिटन रेलवे एंड कंपनी लायबल नहीं है। हियर देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट एज एक्सेप्टेंस वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू ब्रॉगडन, ठीक है। चलो, तो अपने ड्रॉअर में रख दिया एक्सेप्ट करके लेटर, इसका मतलब कम्युनिकेशन नहीं हुआ, कम्युनिकेशन होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन प्रिस्क्राइब्ड मोड। ये क्या बोलता है, अगर ऑफर करते वक्त मैंने तुम्हें बोल दिया कि देखो जो मुझे एक्सेप्टेंस दोगे, जो एक्सेप्टेंस भेजोगे वो मुझे कॉल करके बताना, वो मुझे मैसेज करके बताना, वो मुझे ईमेल करके बताना, वो मुझे चिट्ठी लिखकर बताना, तुम खुद आकर मुझे मुंह से बोलोगे तब मैं एक्सेप्टेंस मानूंगा। अगर ऑफर में ऐसा कुछ भी लिख दे, क्या लिख सकते हैं? जी हां लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफर में ऐसा लिखा जा सकता है कि एक्सेप्टेंस किस मोड में होगा, ठीक है। तो वेयर द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रपोजल, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब किया गया है तो फिर एक्सेप्टेंस उसी मोड में देना पड़ेगा, यानी एक्सेप्टर को उसी मोड में एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। किसी और मोड से एक्सेप्टेंस दिया तो सामने वाला लायबल नहीं है उस एक्सेप्टेंस को मानने के लिए, ठीक है। चलो, हाँ अगर कोई मोड प्रिस्क्राइब नहीं किया, मैंने ऑफर में नहीं लिया कि कैसे मुझे एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना है, तो किसी भी यूजुअल और रीजनेबल मैनर में तुम्हें एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो यूजुअल मैनर क्या होता है, जैसे मेरे मैनेजर को कॉल किया तुमने, मुझे मैसेज कर दिया, मुझे लेटर भेज दिया, वो सारा यूजुअल मैनर है। पर तुम आकर मेरे वॉचमैन को बता के चले गए कि ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, ये यूजुअल और रीजनेबल मैनर नहीं है। तो यूजुअल मैनर तुम्हें अपने आप क्वेश्चन में समझेगा और डेली लाइफ में तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। चलो,
पर एक बहुत प्यारी सी बात है इसमें, देखो क्या होता है, अगर मैंने बोला था कि मुझे ईमेल से एक्सेप्टेंस चाहिए, सामने वाले ने मुझे लेटर लिख के दे दिया, ठीक है, या सामने वाले ने मुझे कॉल किया, बोलता है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो क्या उसने जो एक्सेप्टेंस दिया मुझे वो वैलिड नहीं है? क्योंकि उसने कॉल पे एक्सेप्टेंस दिया है, मैंने तो ईमेल पे मांगा था, तो वो वैलिड नहीं है। बोलते हैं हाँ वैलिड नहीं है, पर एक चीज याद रखना, अगर तुम उसको कॉल पर ये बोलते हो कि हाँ भाई सुनो, तुमने मुझे एक्सेप्टेंस कॉल पर बता दिया पर ये वैलिड नहीं है, मैंने बोला था मेल पे चाहिए तो मेल पे ही भेजो, तो फिर वो कॉल वाला एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। पर अगर तुमने अपने ऑफर में लिखा था मेल पे एक्सेप्टेंस चाहिए, और सामने वाले ने तुम्हें कॉल करके बोल दिया कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, और तुमने उसने उसको बदले में ये नहीं बोला कि ये जो कॉल पे एक्सेप्टेंस दिया ये वैलिड नहीं है भाई, मेल पे ही करना पड़ेगा तुमको एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्टेंस मैं नहीं मानूंगा, अगर तुम ऐसा बोल देते हो कॉल पर तो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। पर उसने कॉल करके तुम्हें बोला कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, और तुमने उसको ये नहीं बोला कि मेल पे बोला था मेल पे एक्सेप्ट करो, तो फिर वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा और वो वैलिड एक्सेप्टेंस होगा, कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल नहीं समझा तो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक सिद्धि नाम की औरत थी, उसने ईशान नाम के बंदे को क्या बोला कि विल यू बाय माई कार फॉर ₹5 लाख। ठीक है, सिद्धि ने ईशान को क्या बोला, क्या तुम मेरी कार 5 लाख में खरीदोगे, मुझे इसका आंसर मेल में देना, प्लीज आंसर मी बाय सेंडिंग मेल ओनली। तो उसने इंसिस्ट किया कैसे एक्सेप्टेंस होना चाहिए, मोड प्रिस्क्राइब किया मेल। तो ईशान ने क्या किया, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया यस आई विल बाय योर कार, और मैसेज सेंड ऑन व्हाट्सएप। तो ईशान ने सिद्धि को मैसेज कैसे किया, व्हाट्सएप पे कर दिया, सिद्धि ने बोला था मेल पे करना है। तो अब दो चीजें हो सकती है, ठीक है, सबसे पहले अगर सिद्धि ईशान को ये बोल देती है व्हाट्सएप पे कि तुमने जो व्हाट्सएप पे मैसेज किया है ये वैलिड नहीं है, मुझे मेल पे ही एक्सेप्टेंस चाहिए, अगर उसने ये इंसिस्ट किया सिद्धि ने, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। पर अगर सिद्धि चुप होके व्हाट्सएप का मैसेज सीन करके ओके लिख देती है, और ओके नहीं भी लिखती, व्हाट्सएप का मैसेज सीन कर देती है और मैसेज नहीं करती सिद्धि कि भाई तुमने जो एक्सेप्टेंस दिया है व्हाट्सएप पे वो वैलिड नहीं है, मैं इंसिस्ट करती हूं कि एक्सेप्टेंस मेल पे ही चाहिए, तो फिर वो व्हाट्सएप मैसेज वाला एक्सेप्टेंस भी वैलिड कहलाएगा। ये बात तुम समझ लेना, ठीक है। तो इसका वर्डिंग्स क्या है, इफ ऑफरर डज नॉट इंसिस्ट ऑन द प्रपोजल बीइंग एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड। इंसिस्ट यानी जब व्हाट्सएप मैसेज किया था तो इंसिस्ट करना चाहिए था कि व्हाट्सएप मैसेज वैलिड नहीं है, प्रिस्क्राइब्ड मोड यानी मेल से ही एक्सेप्ट करो। तो आफ्टर इट हैज बीन एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट करने के बाद अगर इंसिस्ट नहीं करते तुम व्हाट्सएप पे, अदरवाइज द ऑफरर इज प्रिज्यूम्ड टू हैव कंसेंटेड टू एक्सेप्टेड एंड कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। अगर तुमने सामने वाले को ये इंसिस्ट नहीं किया कि मुझे मेल पे ही एक्सेप्टेंस चाहिए, तो फिर तुम्हारा कोई बात नहीं मानी जाएगी, तुम्हारा व्हाट्सएप मैसेज वाला एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। फिर से पढ़ लेते हैं, इफ ऑफरर डज नॉट इंसिस्ट ऑन द प्रपोजल बीइंग एक्सेप्टेड इन प्रिस्क्राइब्ड मोड आफ्टर इट हैज बीन एक्सेप्टेड, अदरवाइज मतलब व्हाट्सएप मैसेज में the offerer is presumed to have consented to acceptance and contract is valid। मान लिया जाएगा कि तुमने व्हाट्सएप मैसेज पे एक्सेप्टेंस मान लिया है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। ठीक है, ये बात तुमको समझ में आ गई। इसके बाद आता है मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन टाइम, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, इफ नो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड देन इट मस्ट बी गिवन विद इन रीजनेबल टाइम लिमिट। तुमने ऑफर पढ़ते वक्त एक बात पढ़ी थी कि ऑफर स्टैंडिंग ऑफर हो सकता है कि 1 महीने तक ऑफर खुला रहेगा, तब तक एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो बोलता है अगर ऑफर में टाइम प्रिस्क्राइब्ड है तो उस टाइमिंग के अंदर अंदर एक्सेप्टेंस आ जाना चाहिए। ऑफर में अगर टाइम प्रिस्क्राइब्ड है तो टाइमिंग के अंदर अंदर एक्सेप्टेंस आ जाना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, अगर ऑफर में टाइम प्रिस्क्राइब्ड नहीं है तो एक्सेप्टेंस कब तक देना है, रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस दे देना है। ठीक है, तो क्या बोलता है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, इफ नो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड देन इट मस्ट बी गिवन विद इन रीजनेबल टाइम। अब रीजनेबल टाइम क्या होता है, वो डिपेंड करता है केस के सर्कमस्टेंसेस पे। ये बहुत बार आया हमारे पास, 10-15 डेज रीजनेबल टाइम हो सकता है हमारे मोटर व्हीकल के लिए, बट 10-15 डेज हमारा रीजनेबल टाइम नहीं हो सकता फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए। फ्रूट वेजिटेबल्स के लिए मैक्सिमम रीजनेबल टाइम होगा 1 डे। ठीक है, चलो इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। यहां पे तुम वो केस लॉ पढ़ोगे फेल्ट हाउस वर्सेस बाइंडली वाला, जो ऊपर एक बार बात की थी। चलो, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, जिसको ऑफर किया गया है ऑफरी, अगर वो चुप रहता है और तुम्हें जवाब नहीं देता तो मतलब वो साइलेंस है। तो अगर उसका साइलेंस को क्या तुम मान सकते हो कि उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है? बिल्कुल भी नहीं, लॉ मना करता है। द साइलेंस ऑफ ऑफरी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस अनलेस ऑफरी हैज इन प्रीवियस कंडक्ट इंडिकेटेड दैट हिज साइलेंस इज द एविडेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। हाँ, पहली कोई ऐसी बात ऑफरी ने कर रखी है, पहले कोई ऐसे काम कर रखे हैं जिससे ये समझ में आ रहा है
कि अगर वो चुप है तो मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर उसको उसके साइलेंस को एक्सेप्टेंस माना जा सकता है। अब पहले ऐसा क्या काम किया होगा जिससे समझ में आया कि उसको चुप रहा मतलब एक्सेप्ट कर लिया। मान लो तुम ऑफरी को क्या करते थे, पिछले 10 साल से तुम्हारा एक बात चल रही है, तुम हरदम उसको क्या भेजते हो, एक सेल ऑर्डर भेजते हो कि क्या इतना माल भेज दूं। अगर उसको मना करना होता है तो वो तुम्हें कॉल करके बोलता है नहीं सामान मत भेजना। अगर वो मना नहीं करता तो 5 दिन के अंदर तुम सामान भेज देते हो और वो एक्सेप्ट कर लेता है। पिछले 10 साल से यही तुम्हारा बिजनेस में चलता आ रहा है। तो इसका वो जो प्रीवियस कंडक्ट है ऑफरी का कि 5 दिन तक अगर तो जवाब नहीं देता और बाद में वो सामान एक्सेप्ट भी कर लेता है, तो वो प्रीवियस कंडक्ट बताता है कि 5 दिन तक जवाब देना नहीं का मतलब होता है कि वो क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। अगर ऐसा प्रीवियस कंडक्ट नहीं है उसका कोई, तो फिर उसका साइलेंस को हम एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। ठीक है, ये बात हमें समझनी है। मतलब अगर मैं तुम्हें ऑफर करूं क्या तुम मेरी कार खरीदोगे, और अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं मान लूंगा कि तुमने मेरी कार खरीद ली। अगर तुम ऑफर में लिख दो ऐसा तो भी ऐसा वैलिड नहीं है कि साइलेंस को कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता। ये बात तुमने एक्सेप्टेंस में अभी पढ़ी है। ऑफर में एक चीज पढ़ चुके हो तुम, क्या पढ़ चुके हो, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ विच शुड बी वुड बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। ठीक है, तो ऑफर में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये भी बात ठीक है, और साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते, ये भी बात ठीक है। दोनों एक साथ मैच करती है। चलो, अब वहां पे केस लॉ का नाम पढ़ा था, यहाँ पे केस लॉ देख लेते हैं। फेल्टहाउस वर्सेस बाइंडली 1862। फेल्टहाउस वर्सेस बाइंडली केस लॉ क्या बोलता है, एक फेल्टहाउस नाम का बंदा था, उसने क्या किया, अपने नेफ्यू को, नेफ्यू का नाम था बाइंडली, फेल्टहाउस ने नेफ्यू को क्या बोला कि मैं हॉर्स खरीदना चाहता हूं तुमसे 30 पाउंड में, अगर मुझे तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं मान लूंगा कि तुमने मुझे हॉर्स बेच दिया है 30 पाउंड में। ठीक है, तो उसने क्या बोला, अपने भतीजे को क्या लिखा, लेटर लिखा कि मैं हॉर्स तुम्हारा घोड़ा खरीदना चाहता हूं 30 पाउंड में, और अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मान लूंगा कि घोड़ा तुमने मुझे बेच दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब नेफ्यू ने क्या बोला, नेफ्यू ने उसको जवाब नहीं दिया फॉल्ट हाउस को, पर उसने अपने मैनेजर को बोला कि सुनो, एक ये वाला घोड़ा अलग निकाल के रख दो जो मेरे चाचा जी ने बोला है कि खरीदना है उन्हें, और अलग निकाल दे रख दो, वो आएंगे तो उनको दे देंगे। ठीक है, ठीक है, ये बात भी ठीक है। अब मैनेजर ने गलती क्या की, मैनेजर थोड़ा सा नशे में था, उसने गलती क्या कर दी, उसने वो हॉर्स को बेच दिया किसी और को। अब मैनेजर ने गलती से वो हॉर्स किसी और को बेच दिया। अब वो अंकल आया, अंकल ने बोला मैंने तुम्हें बोला था कि हॉर्स मेरे लिए रख लेना, और तुम अगर रिप्लाई नहीं करोगे, मैंने बोला था रिप्लाई नहीं किया मतलब एक्सेप्टेंस होगा, तुम्हारा साइलेंस एक्सेप्टेंस होगा, तो तुमने मुझे रिप्लाई नहीं किया, इसका मतलब तुमने एक्सेप्ट कर लिया था, और एक्सेप्ट कर लिया मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन गया घोड़ा बेचने का। अब वो तुमने घोड़ा किसी और को बेच दिया तो मतलब तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, ऐसा फेल्टहाउस ने बोला बाइंडली को। ठीक है, तो फेल्टहाउस ने बाइंडली पे केस कर दिया कि तुमने हॉर्स किसी और को बेच दिया, वो हॉर्स तो तुमने मुझे बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। कोर्ट ने बोला एक बात बताओ, जो बी ने तुम्हें जवाब दिया था, बोला नहीं, तो फिर तुमने कैसे मान लिया एक्सेप्टेंस है, बोला मैंने ऑफर में लिख रखा था कि साइलेंस को एक्सेप्टेंस माना जाएगा। बोला देखो, लॉ मना करता है, कभी भी साइलेंस को एक्सेप्टेंस ट्रीट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब अगर तुमने ऑफर में लिख भी दिया था कि साइलेंस को एक्सेप्टेंस माना जाएगा, तो भी उस साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, और अगर कोई वैलिड एक्सेप्टेंस दिया ही नहीं था बाइंडली ने, तो फिर वो एक्सेप्टेंस से कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना। कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना तो तुम कैसे बोल सकते हो कि घोड़ा तुम्हारे बेचने का कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था क्योंकि बाइंडली ने एक्सेप्टेंस दिया ही नहीं, और बाइंडली का साइलेंस एक्सेप्टेंस ट्रीट नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलो, अब आता है अगला हमारा सेक्शन 3। सेक्शन 3 एक छोटी सी बात बताता है, जो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन, रिवोकेशन क्या होता है वो तुम आगे पढ़ोगे। जो ऑफर होता है हमारा वो ऑफरी को कम्युनिकेट किया जाता है, जो एक्सेप्टेंस होता है वो ऑफरी यानी एक्सेप्टर ऑफरर को कम्युनिकेट करता है। ये दोनों कम्युनिकेट किया जा सकता है बाय वे ऑफ एक्ट और ओमिशन। एक्ट क्या होता है, एक्ट यानी कुछ करना, ओमिशन यानी कुछ ना करना। ठीक है, तो एक्सप्रेस ऑफर भी होता है और इंप्लाइड ऑफर भी होता है, एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस भी होता है, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस भी होता है। ठीक है, तो कुछ करके अगर तुम क्या करते हो, कुछ करके एक्सेप्टेंस दिखाते हो या कुछ करके ऑफर बताते हो, वर्ड्स से नहीं बोलते, किसी और तरीके से बताते हो, वो इंप्लाइड कहलाता है, और वर्ड से किया तो वो एक्सप्रेस कहलाता है। ये बात तुम्हें पता है, तो देख लेते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन मे बी मेड बाय एक्ट और ओमिशन, कुछ करके या बिना कुछ किए, कुछ बिना करे, इन दोनों से क्या हो सकता है, ऑफर और एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट किया जा सकता है। हाँ, उस एक्ट और ओमिशन का जो इंटेंशन होना चाहिए, वो इंटेंशन होना चाहिए टू कम्युनिकेट सच ऑफर, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन। अगर तुमने कोई भी एक्ट और ओमिशन किया है विद इंटेंशन टू कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस, ऑफर और
रिवोकेशन, तो वो एक्ट और ओमिशन वैलिड ऑफर, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन माना जाएगा। ये बात तुमने की। अब वो मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस हम देख लेते हैं। हमने मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस में एक्ट और ओमिशन देखा, ऑफर के भी यही मोड्स हैं, एक्सेप्टेंस के भी यही मोड्स हैं, ठीक है, पर इसमें मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़ रहे हैं। तो एक्सेप्टेंस कैसे कैसे हो सकता है, एक तो एक्ट से हो सकता है, दूसरा ओमिशन से हो सकता है। एक्ट में क्या क्या आता है, एक्ट में पहला तो मुंह से एक्सप्रेसली बोलना, वो भी एक्ट है, ठीक है, कुछ बोलना, एक्सप्रेसली बोलना, वो एक्ट होता है। तो इंक्लूड्स एक्सप्रेस कम्युनिकेशन बाय वे ऑफ लेटर, मेल, फैक्स, टेलीग्राम और एनी अदर एक्ट विच हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग द एक्सेप्टेंस और टू अदर पार्टी, ठीक है। तो एनी अदर एक्ट यानी कोई काम कर दिया, तो इसमें जो एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट भी इसमें माने, यानी परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो था वो क्या है, वो काम कर देना, कुछ ऐसा काम कर देना जिससे पता चले कि तुमने ऑफर एक्सेप्ट किया है, वो भी एक्ट के अंदर आता है, ठीक है। अब ओमिशन से एक्सेप्टेंस या कैसे आता है, ओमिशन से एक्सेप्टेंस आता है कोई भी ऐसी चीज ना करना जिससे ये पता चल जाए कि तुमने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। अब कुछ ना करने से कैसे पता चलेगा, मैंने तुम्हें ऑफर दिया था कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए सालाना दूंगा अगर तुम मेरी दुकान के सामने अपनी दुकान नहीं खोलोगे। अब ऑफर क्या है, दुकान ना खोलने की, और सामने वाले ने क्या किया, अगले दिन से दुकान खोलना बंद कर दिया। अब उसने क्या किया, कुछ ना करके, दुकान ना खोल करके ये बताया कि मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है तुम्हारा। तो अगर उसने दुकान नहीं खोली, इसका मतलब तुम्हें तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट किया, और ऑफर एक्सेप्ट किया उसने तो तुम्हें अगले महीने मतलब हर साल का उसको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो ये एक्सेप्टेंस बाय नॉट डूइंग एनीथिंग था, तो ये भी इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है। और ऊपर जो एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट था, कुछ करके एक्सेप्टेंस बताना, वो भी इंप्लाइड एक्सेप्टेंस था। सिर्फ कुछ एक्सप्रेसली कम्युनिकेट कर देना, लेटर, मेल, टेलीग्राम, किसी से लिख के या बोलकर बोल देना, वो एक्सप्रेस क्या बोला जाता है, एक्सेप्टेंस माना जाएगा। चलो, बट साइलेंस वुड नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। हाँ, ओमिशन एक्सेप्टेंस हो सकता है, कुछ ना करना, पर जवाब ना देना वुड नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, ये याद रखना। चलो, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, सेक्शन 8, ये तुमने आधा अधूरा पढ़ रखा है, अब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर में बी मेड बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रपोजल, ये तुमने पहले पढ़ा था जब हमने कार्लिक कार्बोलिक स्मोक बॉल का केस लॉ पढ़ा। तो एक पार्ट तो इसका पढ़ चुके हो, दूसरा पार्ट क्या है, एक्सेप्टेंस कैसे कैसे हो सकता है, मे बी मेड बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रपोजल, वो कार्लिल और कार्बोलिक स्मोक बॉल वाला। और दूसरा, एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन फॉर रेसिप्रोकल प्रॉमिस ऑफर्ड बाय द ऑफरर, सामने वाले ने तुमको बोला कि ये लो 1 लाख रुपए, क्या तुम मुझे अपनी कार बेचोगे, तुमने वो 1 लाख ले लिए। अब जो तुम कंसिडरेशन जो एक्सेप्ट कर लेते हो, वो कंसिडरेशन एक्सेप्ट किया यानी तुमने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, अब तुम्हें कार देनी पड़ेगी। तो वो जो कंसिडरेशन तुमने सामने वाले से ले लिया, इसका मतलब तुमने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। तो दो तरीके क्या है एक्सेप्टेंस के, पहला है परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रपोजल, जैसे कार्लिल ने स्मोक बॉल यूज किया था एज पर टर्म्स, एज पर डायरेक्शंस ऑफ कंपनी, तो उसने क्या कंडीशंस ऑफ ऑफर फुलफिल कर दी, तो माना गया एक्सेप्टेंस कर दिया। दूसरा तरीका एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन फॉर रेसिप्रोकल ऑफिस प्रॉमिस ऑफर्ड बाय ऑफरर, जो वो तुम्हें कंसिडरेशन ऑफर कर रहा है, बदले में तुमसे कोई प्रॉमिस मांग रहा है, तो जो कंसिडरेशन ऑफर कर रहा है ऑफरर, वो अगर तुम एक्सेप्ट कर लेते हो, इसका मतलब तुमने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और अपना पार्ट अब तुम्हें परफॉर्म करना पड़ेगा। चलो, अब जो ये परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रपोजल उसका एग्जांपल है वो कार्लिल स्मोक बॉल वाला। ये एग्जांपल 2 किसका, एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन फॉर रेसिप्रोकल प्रॉमिस ऑफर्ड बाय ऑफरर, कंटिन्यूइंग यूज ऑफ मैगजीन सेंट बाय वेंडर आफ्टर एंड ऑफ सब्सक्रिप्शन पीरियड। तुमने 1 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए मैगजीन सब्सक्राइब की थी, ठीक है, 1 महीने तक उसने सब्सक्रिप्शन पे मैगजीन तुम्हें रोज भेजी और तुमने 1 महीने बाद पैसा दे दिया। 1 महीने बाद जो दूसरा महीना था, दूसरे महीने भी वो रोज मैगजीन भेजता रहा, पर तुमने उसको मना नहीं किया कि मैगजीन क्यों भेज रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट तो 1 महीने का हुआ था, फिर भी वो अगले महीने मैगजीन भेज रहा है। तो जो अगले महीने वो मैगजीन भेज रहा है, इसका मतलब वो ऑफर कर रहा है कि तुम क्या अब भी मैगजीन लोगे। अगले महीने मैगजीन भेजने का मतलब है कि वो ऑफर कर रहा है कि तुम मैगजीन लोगे, तुम वो मैगजीन रोज एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो मैगजीन अगर तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, इसका मतलब तुम ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, उसका कंसिडरेशन तुम्हें क्या है, मैगजीन, और उसका कंसिडरेशन है पैसा। अगर तुम उसकी तरफ से मिल रहा कंसिडरेशन यानी मैगजीन एक्सेप्ट कर रहे हो, इसका मतलब मैगजीन खरीदने का ऑफर तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, समझ आया। तो कंसिडरेशन जो ऑफर किया जाता है, अगर वो एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब ऑफर भी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब एग्जांपल 3 किसका, एग्जांपल 3 ये ओमिशन वाला है, जो ओमिशन से एक्सेप्टेंस होता है ना। देखो, मिस्टर सिंह ने मिसेस देवी को ऑफर किया कि कोर्ट ऑफ लॉ में मत आना, कोर्ट में तुम गवाही देने मत आना। देवी को बोला 9 लाख रुपए दूंगा। अगर देवी कोर्ट ऑफ लॉ में गवाही देने नहीं आती, इसका मतलब उसने कुछ ना करके एक्सेप्टेंस बताया, एक्सेप्टेंस बाय
ओमिशन, ओमिशन करके कोर्ट में ना आना इज कुछ ना करना, और कुछ ना किया यानी परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रपोजल की कंडीशन क्या थी, कुछ ना करना तो उसने कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं किया तो वैलिड एक्सेप्टेंस माना गया, और एक्सेप्टेंस माना गया तो वो ऑफर क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बना कि नहीं बना, वैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए, बट ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट तो है बट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, ये चैप्टर यूनिट 3 में पढ़ोगे तुम। ठीक है, यूनिट 3 में पढ़ोगे कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है। ठीक है, चलो, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस व्हेन कंप्लीटेड। अब ऑफर और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, सेक्शन 4 में ये डिफाइंड है कि कम्युनिकेशन कंप्लीट कब हो जाता है। ठीक है, तुमने सामने वाले को ऑफर दिया कि क्या तुम 5 लाख में मेरी कार खरीदोगे, क्या तुम 5 लाख में मेरी कार खरीदोगे, पर वो कम्युनिकेशन कंप्लीट कब हो गया, वो ऑफर वैलिड कम्युनिकेशन कंप्लीट कब हो गया, ये कैसे पता चलेगा, तो वो बताता है। चलो, ये पढ़ क्यों रहे हैं हम, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है वो आगे समझेगा, अभी सिर्फ याद रखो कि कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होता है। ठीक है, तो ऑफर का कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होता है व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी, ऑफरी यानी जिसे ऑफर किया गया है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी मतलब क्या, तुमने लेटर लिख के उसके पास भेज दिया तो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, नहीं, लेटर जब वो निकाल के पढ़ लेगा तब उसकी नॉलेज में ऑफर आ जाएगा, उस दिन माना जाएगा कि उसको कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड, यानी ऑफरी। और बोलता है व्हेन इट रीचेस टू एक्सेप्टर एंड ही रीड्स इट, जब वो लेटर निकाल के पढ़ेगा तब माना जाएगा कि उसके नॉलेज में आ गया और कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया। अब एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन देख लेते हैं। अब एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन में दो चीजें, प्रपोजर यानी ऑफर करने वाले के अगेंस्ट कब कंप्लीट होता है, और जिसे ऑफर किया गया यानी एक्सेप्टर ऑफरी उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होता है, ये दो अलग अलग चीजें। ठीक है, तो प्रपोजर यानी जिसने ऑफर किया था उसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, एक्सेप्टेंस उसके अगेंस्ट तब कंप्लीट होगा जब इट इज पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय एक्सेप्टर, यानी अगर लेटर से एक्सेप्टेंस हो रहा है तो जब लेटर कौन लिख देगा, जब वो लेटर लिखकर, एक्सेप्टेंस लेटर लिखकर जो एक्सेप्टर है वो पोस्ट कर देगा, जब वो जिस दिन उसने पोस्ट कर दिया, इट इज पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जिस दिन पोस्ट कर दिया उस दिन अगेंस्ट द प्रपोजर, ऑफर करने वाले के अगेंस्ट उसी वक्त क्या कंप्लीट हो गया, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। पर एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा, एक्सेप्टर यानी खुद जो एक्सेप्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, उसी का एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, जब वो लेटर ऑफरर के पास पहुंच जाएगा। मैंने यहां से लेटर लिख के भेज दिया कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं और मैंने पोस्ट कर दिया, जैसे ही एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस पोस्ट किया तो वो ऑफरर के अगेंस्ट क्या हो गया, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। और जैसे ही एक्सेप्टर ने जो लेटर लिख के भेज दिया था वो जैसे ही पहुंच जाएगा ऑफरर के पास, जैसे ही ऑफरर के पास पहुंच जाएगा तो एक्सेप्टर के अगेंस्ट ऑफर एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल से डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पे देखो, प्रपोजर ने यहां से ऑफर भेजा और ये जब एक्सेप्टर के पास पहुंच गया तो इस पॉइंट में कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर खत्म हो गया। ठीक है, और यहां से एक्सेप्टर क्या कर रहा है, एक्सेप्टेंस भेज रहा है, जब उसने यहां पे इस पॉइंट पे कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में रख दिया यानी भेज दिया, तो इस पॉइंट पे जो ये प्रपोजर था इसके अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया, किसके अगेंस्ट, इस प्रपोजर के अगेंस्ट, जब एक्सेप्टर ने लेटर पोस्ट कर दिया, जब वो लेटर पोस्ट किया हुआ प्रपोजर के पास पहुंच गया तो कम्युनिकेशन ऑफ, ये एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, किसके अगेंस्ट, एक्सेप्टर के अगेंस्ट कंप्लीट हुआ, किसके अगेंस्ट, एक्सेप्टर के अगेंस्ट। ठीक है, इसका मतलब देखो, प्रपोजर के अगेंस्ट कब कंप्लीट हो रहा था, जब वो पोस्ट कर रहा था, तो मेरे अगेंस्ट कंप्लीट हो रहा है यानी ऑफर मैंने कर दिया है, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया है, तो मैं कब बाउंड हो जाऊंगा, मैं मतलब ऑफरर, ऑफरर कब बाउंड हो जाएगा, जब सामने वाला पोस्ट कर देगा, क्योंकि ऑफरर के अगेंस्ट तो क्या हो गया, एक्सेप्टेंस तभी कंप्लीट हो गया था जब सामने वाले ने पोस्ट कर दिया था, तो जैसे ही सामने वाला पोस्ट करेगा तो जो ऑफरर है उसी वक्त बाउंड हो जाएगा। ठीक है, उसी वक्त बाउंड हो जाएगा। और बट एक्सेप्टर कब बाउंड होगा, एक्सेप्टर बाउंड होगा जब ये एक्सेप्टेंस का लेटर प्रपोजर के पास पहुंच जाए। तो प्रपोजर इज बाउंड व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड बाय एक्सेप्टर एंड एक्सेप्टर इज बाउंड व्हेन लेटर रीच्ड टू द प्रपोजर। तो प्रपोजर इस पॉइंट पे बाउंड हो जाता है और एक्सेप्टर इस पॉइंट पे बाउंड होता है। ठीक है, चलो अब बोलते हैं एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन। अब ये लेटर की बातें तो हमने समझ ली, अगर कॉल पे ही एक्सेप्टेंस दे रहा हो तब एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, तो अगर कॉल पे एक्सेप्टेंस दे रहा है तो जब कॉल पे तुमने बोल दिया हाँ मैंने एक्सेप्ट किया, सामने वाले ने सुन लिया, तो दोनों के अगेंस्ट उसी वक्त एक्सेप्टेंस कंप्लीट
हो जाता है, ठीक है। इसमें दो अलग टाइम नहीं है अगर टेलीफोन पे एक्सेप्ट किया है तो, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि कॉल में डिस्टरबेंस आ गई हो। इन केस ऑफ कॉल डिस्टरबेंस हो सकता है कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुआ, तो फिर दोनों के अगेंस्ट कम्युनिकेट नहीं हुआ और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है अगर एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन में कॉल में डिस्टरबेंस आ गया तो, ठीक है। चलो, अब आता है रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन क्या होता है? अगर मैंने तुम्हें ऑफर दिया था तो मैं ऑफर कैंसिल कर रहा हूं, ठीक है, वापस ले रहा हूं, ऑफर कैंसिल। अगर मैंने ऑफर लेके एक्सेप्ट कर लिया था, एक्सेप्टेंस कैंसिल कर रहा हूं, नहीं, एक्सेप्टेंस कैंसिल। तो ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं, ये सब आप यहां पढ़ेंगे। ऑफर पढ़ते हुए एक बात पढ़ी थी, ऑफर कैन बी रिवोक्ड, यानी ऑफर कैन बी कैंसल्ड बिफोर इट इज एक्सेप्टेड, बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। हाँ, तो यहां हम डिटेल में पढ़ेंगे उसे, ठीक है। चलो, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर व्हेन कंप्लीटेड, ऑफर कम्युनिकेशन ऑफ सॉरी रिवोकेशन व्हेन कंप्लीटेड। अब रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, ऑफर का कब कंप्लीट होता है हमने पढ़ा, और एक्सेप्टेंस का कब कंप्लीट होता है हमने पढ़ा। अब रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है वो देख लेते हैं। रिवोकेशन के कंप्लीशन में एक बहुत प्यारी सी चीज है, ठीक है। रिवोकेशन में कंप्लीशन में एक बहुत प्यारी सी चीज है, दिखाता हूं तुमको। अब मान लो ऑफर, अगर ऑफर रिवोक करना है, ऑफर कैंसिल करना है, तो ऑफरर के अगेंस्ट रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा, जब इट इज पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू ऑफरी। जैसे ही ऑफरर लेटर लिख के ऑफरी को पोस्ट करेगा, तो पोस्ट करते ही ऑफरर की तरफ से कम्युनिकेशन ऑफ क्या खत्म हो गया, रिवोकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया, मतलब अगेंस्ट कंप्लीट हो गया ऑफरर के। ऑफरी के अगेंस्ट जब ऑफरी को मिल जाए। सेम अगर एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन करना है, तो एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन कौन करेगा, एक्सेप्टर करेगा। तो जैसे ही एक्सेप्टर लेटर पोस्ट कर देगा, तो एक्सेप्टर के अगेंस्ट रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पूरा हो गया। जैसे ही ऑफरर के पास पहुंच गया रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, तो ऑफरर के अगेंस्ट रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये बात तुमने समझी। ये काम कब आएगी वो तुमको धीरे धीरे बताऊंगा। अब तुम एक बात अगर समझना चाहो, तो रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कितना आसान है, जो जो करता जाएगा, जिसके जिसके नॉलेज में आता जाएगा, उसके अगेंस्ट कंप्लीट होता जाएगा। जैसे ऑफरर ने पोस्ट किया, ऑफरर के अगेंस्ट कंप्लीट, ऑफरी के पास पहुंचा, ऑफरी के अगेंस्ट कंप्लीट, क्या, रिवोकेशन ऑफ ऑफर। ऐसे रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, जब एक्सेप्टर ने लेटर पोस्ट कर दिया रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का, तो एक्सेप्टर के अगेंस्ट कंप्लीट। जैसे ही ऑफरर के पास रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस आया, वैसे ही ऑफरर के अगेंस्ट कंप्लीट। तो यहां ज्यादा माथामारी नहीं है, यहाँ पे जिसने जब पोस्ट कर दिया उसके अगेंस्ट तब कंप्लीट, जिसके पास जब पहुंच गया उसके अगेंस्ट तब कंप्लीट, ठीक है। चलो, तो व्हेन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड। अब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस रिवोक कब किया जा सकता है वो देखते हैं, ठीक है। अभी तो तुमने बोला कि कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट कब होता है, वो तो ठीक है, पर रिवोक कर कब सकते हैं, रिवोक कर कब सकते हैं वो बात भी तो है। चलो, तो ऑफर में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ हिज एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड अगेंस्ट प्रपोजर, बट नॉट आफ्टरवर्ड। ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है, जब तक उसका एक्सेप्टेंस, जब तक ऑफर का एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हो जाता अगेंस्ट द ऑफरर, अगेंस्ट द ऑफरर। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन अगेंस्ट द ऑफरर। तो यहां पढ़ा था एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ऑफरर के अगेंस्ट इस पॉइंट पे कंप्लीट हो गया था, ठीक है, इस पॉइंट पे कंप्लीट हो गया था। तो इस पॉइंट पे कंप्लीट हो गया था, यानी इस पॉइंट तक रिवोक किया जा सकता है। रिवोक कब तक किया जा सकता है, इसका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड बाय एक्सेप्टर। ये कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस कंप्लीटेड अगेंस्ट प्रपोजर, इसका सीधा सीधा मतलब है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्टेड बाय एक्सेप्टर। तो फिर से पढ़ के देखें, ऑफर में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर लेटर ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड बाय एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड। यानी ऑफर रिवोक कर सकते हैं कब तक, जब तक उसका एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर ने पोस्ट नहीं कर दिया, तब तक ऑफरर ऑफर को रिवोक कर सकता है, यानी कैंसिल कर सकता है, ठीक है। तो तुमने पढ़ा था कि ऑफर कैन बी रिवोक्ड अंटिल इट इज एक्सेप्टेड। तो एक्सेप्टेड मतलब जब तक एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट नहीं हुआ तब तक ऑफर रिवोक हो सकता है, ठीक है। जब तक एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट नहीं हुआ तब तक ऑफर रिवोक हो सकता है। अब एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकता है वो देखते हैं। चलो, अब एक्सेप्टेंस रिवोक करना भी बहुत आसान है। एक्सेप्टेंस, अब तुम एक्सेप्टेंस रिवोक कब करोगे, सीधी सी बात है, जब तुम एक्सेप्टेंस दे चुके हो, यानी तुम एक्सेप्टेंस पोस्ट कर चुके हो, उसके बाद ही रिवोक करोगे। तो उसमें सीधी सीधी बात है, एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकता है जब तक एक्सेप्टेंस लेटर ऑफरर के पास पहुंच नहीं जाता, उसके पहले रिवोक कर दो, उसके पहले रिवोक कर दो। अब वो रिवोक कैसे कर दें वो तो बताओ, रिवोक कर दो तो तुमने बोल लिया। तो
एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस टू प्रपोजर। एक्सेप्टेंस को रिवोक करने के लिए क्या देखना पड़ता है कि जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है अगर वो प्रपोजर के पास नहीं पहुंचा है उसके पहले पहले रिवोक किया जा सकता है। अब रिवोक कैसे करना है, तो सीधी सी बात है, अगर ऑफर रिवोक करना है, अगर ऑफर रिवोक करना है तो कब तक करना है, जब तक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट नहीं होता। तो ऑफरर को ऑफर रिवोक करने से पहले, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट होने से पहले लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर पोस्ट करना पड़ेगा। ये एग्जांपल से पढ़ेंगे हम। तो लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर शुड बी पोस्टेड बाय ऑफरर बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड बाय एक्सेप्टर। ठीक है, फिर से, पर एक्सेप्टेंस रिवोक कैसे करना है, एक्सेप्टेंस रिवोक करना है मुझे एक्सेप्टेंस लेटर ऑफरर तक पहुंचने से पहले, एक्सेप्टेंस रिवोक करना है एक्सेप्टेंस लेटर ऑफरर तक पहुंचने से पहले। तो क्या करना है, रिवोक करने के लिए लेटर पोस्ट करना है। तो बोलते हैं लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन पोस्ट कब तक करना है, बिफोर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस द ऑफरर। ठीक है, लेटर ऑफ रिवोकेशन, एक्सेप्टेंस रिवोक करने के लिए जब तक एक्सेप्टेंस का लेटर ऑफरर के पास पहुंच नहीं जाता उसके पहले अगर रिवोकेशन का लेटर, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर तुम पोस्ट कर देते हो तो मतलब रिवोकेशन वैलिड है। भले फिर रिवोकेशन बाद में पहुंचे और एक्सेप्टेंस पहले पहुंच जाए, पर एक्सेप्टेंस के पहुंचने से पहले रिवोकेशन का लेटर पहुंचना जरूरी नहीं है। एक्सेप्टेंस पहुंचने से पहले रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट होना जरूरी है। ठीक है, अब रिवोकेशन ऑफ ऑफर में एक और चीज है, एन ऑफर मे बी रिवोक्ड बाय द ऑफरर बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस। ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है, बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस, इवन दो इट वाज ओरिजिनली अग्रीड टू होल्ड इट ओपन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर स्टैंडिंग ऑफर है, मैंने बोला था 30 दिन के लिए ऑफर ओपन है तुम एक्सेप्ट कर लेना, फिर भी मैं चाहूं तो 15 दिन में ऑफर रिवोक कर सकता हूं, बस जो सामने वाला है उसने एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट नहीं किया होना चाहिए, उसके पहले पहले रिवोकेशन वैलिड है। अब यहां पे तुम क्या करोगे, ये एग्जांपल डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, एग्जांपल डिटेल में पढ़ोगे। एग्जांपल क्या है, देखो, एक मिस्टर ए है, उसने ऑफर लेटर पोस्ट किया 10 तारीख को, ऑफर लेटर पहुंचा मिस्टर बी के पास 13 तारीख को, उसने पढ़ा 14 को, पहुंचा 13 को था रात में, पर उसने सुबह 14 को आके पढ़ा। ठीक है, 14 फरवरी को, बढ़िया डेट है ना। उसके बाद मिस्टर बी ने वो पोस्ट किया, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया 17 फरवरी को, और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंच गया मिस्टर ए के पास 19 फरवरी को। ठीक है, अब ये सारा तुमने पढ़ा। अब इससे एक चीज तुम्हें समझेगी, चलो सबसे पहले ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ था, जब उसने रीड कर लिया था। ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ था जब उसने रीड कर लिया था, किसने, एक्सेप्टर ने, यानी ऑफरी ने जिस दिन रीड किया उस दिन ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक्सेप्टर ने जिस दिन रीड किया उस दिन ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ, अब एक्सेप्टेंस दो लोगों के अगेंस्ट, ऑफरर के अगेंस्ट, एक्सेप्टर के अगेंस्ट। तो एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस ऑफरर के अगेंस्ट, मिस्टर ए के अगेंस्ट कंप्लीट हो गया था इस तारीख को। किस दिन, जिस दिन मिस्टर बी ने पोस्ट कर दिया, देखो 17 फरवरी को एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया, किसके अगेंस्ट, ऑफरर के अगेंस्ट, और वो लेटर पहुंचा 19 फरवरी को, तो 19 फरवरी को एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया मिस्टर बी के अगेंस्ट, तो अगेंस्ट एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ 19 फरवरी को। चलो अब इसका रिवोकेशन देखते हैं, ध्यान से देखो, मिस्टर ए ने ऑफर भेजा है और वो 13 को पहुंचा है, 14 को रीड किया है, 17 को एक्सेप्टेंस पोस्ट किया है, तो एक्सेप्टेंस पोस्ट होने से पहले ऑफर का रिवोकेशन लेटर पोस्ट हो जाना चाहिए। तो यहां बोलते हैं अगर ऑफर रिवोक करना है तो देख लो, लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर शुड बी पोस्टेड बाय ए बिफोर 17 फरवरी। अगर 17 फरवरी के पहले मिस्टर ए ने रिवोकेशन ऑफ ऑफर का लेटर पोस्ट कर दिया तो मान लिया जाएगा कि ऑफर का रिवोकेशन वैलिड है और एक्सेप्ट नहीं होगा ऑफर। ठीक है, अब मान लो इसने 17 तारीख को यहां से एक्सेप्टेंस लेटर भेज दिया मिस्टर बी ने, अब वो रिवोकेशन कैसे कर सकता है एक्सेप्टेंस का, बोलता है लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस शुड बी पोस्टेड बाय बी बिफोर 19 फरवरी, इस तारीख से पहले, जब वो एक्सेप्टेंस का लेटर मिस्टर ए के पास पहुंचे उसके पहले रिवोकेशन का लेटर, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर मिस्टर बी को पोस्ट करना पड़ेगा। देखो दोनों में पोस्ट दिया है, तो रिवोकेशन में पहुंचने से मतलब नहीं है, जो टाइम दिया है तब तक अगर पोस्ट कर दिया तो चलेगा। ठीक है, चलो अब आता है कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्या होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त हम कंडीशंस बताते नहीं है, बट वो कंडीशंस अपने आप कम्युनिकेट हो जाती है, उन्हें कहा जाता है टैसिट कम्युनिकेशन। क्या कहा जाता है, टैसिट। टैसिट का मतलब होता है
अंडरस्टूड बट नॉट सेड एक्सप्रेसली, अंडरस्टूड बट नॉट सेड एक्सप्रेस। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं जो हरदम बताई नहीं जाती, बट वो बिना बताए भी एक्सेप्टेड मानी जाती हैं, और बिना बताए भी माना जाता है कि उन्हें बताया गया, एक्सप्रेसली बताया नहीं जाता पर समझ लिया जाता है कि वो कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस कहलाती हैं टैसिट कंडीशंस, ठीक है। तो सम कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड विद स्पेशल कंडीशंस, दीज कंडीशंस आर कन्वेड टैसिटली यानी विदाउट एक्सप्रेस वर्ड्स, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ दीज कंडीशंस इज आल्सो कन्वेड टैसिटली बाय एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टर एक्सेप्ट भी कर लेगा और वो एक्सप्रेसली बोलेगा भी नहीं, तो सामने वाले ने बताई भी, इधर एक्सेप्ट भी हो गई और दोनों ने बात नहीं की उन कंडीशंस के बारे में, वो कंडीशंस होती हैं टैसिट कंडीशंस, ठीक है। इसका एग्जांपल दिखाता हूं तुमको क्या क्या होता है। देखो, जब आप ट्रेवल करते हो बस से या एयर टिकट से, बस या फ्लाइट से ट्रेवल करते हो, तो फ्लाइट और बस के टिकट के पीछे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं, ठीक है। होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड होते हैं। क्या तुम वो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हो? क्या वो टिकट बेचने वाला तुम्हें बोलता है कि सर पीछे के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिएगा? नहीं बोलता ना, तुम उसको, ठीक है, ना तुम उसको एक्सेप्ट करते हो कि बताते हो कि भाई ये पीछे कंडीशन है, ये भी मैंने एक्सेप्ट की है, ठीक है। अगर तुम टिकट खरीद रहे हो, इसका मतलब मान लिया जाता है कि तुमने वो टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट की है, ठीक है। चाहे वो एयर टिकट हो, चाहे बस टिकट हो, चाहे ट्रेन टिकट हो, ठीक है। तो these conditions are not brought into the notice of passenger expressly, still they are assumed to be accepted by passenger buying ticket, ठीक है। ऐसे ही ट्रेवल कंडीशंस ऑफ एयर टिकट हो सकता है टिकट पे भी मेंशन ना हो, वो क्या हो, जब आप एयरपोर्ट जाते हो तो वहां पे इंडिगो का एक बड़ा सा बोर्ड लगा हो, उस बोर्ड पे लिखा हो कि ये कंडीशंस हमारे हर ट्रेवलर के साथ एप्लीकेबल है, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन। या तो इंडिगो की वेबसाइट पे लिखा हो तो भी माना जाएगा कि इंडिगो के प्लेन में ट्रेवल करते वक्त हर बंदा उन कंडीशंस को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। वो पढ़े ना पढ़े, वो तुम्हें एक्सप्रेसली बताए ना बताए, ठीक है। बट एक बात है, सच कंडीशन शुड बी रीजनेबल, अनरीजनेबल कंडीशंस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज टैसिटली एक्सेप्टेड बाय एक्सेप्टर। हाँ, वो कंडीशन रीजनेबल होनी चाहिए। अगर टैसिट कंडीशंस रीजनेबल है तो चलेगा, अनरीजनेबल कंडीशंस उसने वेबसाइट पे डाल दी और तुमने बाद में क्या किया, अनरीजनेबल कंडीशंस पढ़ी तो नहीं और उसने मान लिया कि एक्सेप्ट हो गई, ऐसा नहीं होता। कंडीशन अगर टैसिट कंडीशन है तो रीजनेबल होनी चाहिए, अनरीजनेबल कंडीशन टैसिट एक्सेप्ट नहीं हो सकती, यानी बिना बोले एक्सेप्ट नहीं हो सकती। तो उसका बढ़िया सा केस लॉ है लिली व्हाइट वर्सेस मन्नू स्वामी, लिली व्हाइट वर्सेस मन्नू स्वामी। एक लॉन्ड्री रिसीट में क्या हुआ, लॉन्ड्री रिसीट में ये लिखा हुआ था कि आप लॉन्ड्री करने के लिए कपड़े दोगे और अगर कपड़े गुम हो गए तो आपको सिर्फ 15% ऑफ कॉस्ट ऑफ कपड़ा आपको क्लेम में मिलेगा, उससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते। अब 50-50 हजार के मान लो तुमने लहंगे दिए क्या करने के लिए, ड्राई क्लीन करने के लिए, और वो गुम कर दे और बोले 15% आपको पैसा लौटा के दूंगा, तो ये कंडीशन तो अनरीजनेबल है। ऐसे तो क्या करे, वो लहंगे बेच बेच के कमाएगा, तो ये कंडीशन रीजनेबल नहीं है। इसलिए अगर ये लॉन्ड्री रिसीट के पीछे मेंशन्ड है फिर भी ये कंडीशन वैलिड नहीं है, क्योंकि ये अनरीजनेबल कंडीशन है। ऐसा हेल्ड हुआ था लिली व्हाइट वर्सेस मन्नू स्वामी में, ठीक है। चलो, इसके बाद आता है कंडीशन टू बी कम्युनिकेटेड प्रायर टू एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, जो वेबसाइट पे कंडीशन लिख के रखी थी, जो बोर्ड लगा के रखा था, जो टिकट के पीछे लगती थी, किसी भी तरह की जो कंडीशन है, ये सारी जो कंडीशन है जो बोर्ड पे लिखी थी, वेबसाइट पे लिखी थी, ये सारी कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने से पहले मेंशन करनी चाहिए। वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने के बाद अगर आप ये कंडीशन बताते हो या वेबसाइट पे डालते हो या इंडिगो अपने बोर्ड पे लगा के रखता है तो वैलिड नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट क्या करना है, एग्जीक्यूट होने से पहले ये कंडीशंस होनी चाहिए, उसके बाद अगर आप कोई कंडीशन बना देते हो और वेबसाइट पे डाल देते हो तो वो वैलिड नहीं है। इसका केस लो है रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस घनश्याम, ठीक है। रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस घनश्याम में क्या हुआ था, ट्रांसपोर्ट कैरियर है रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है। घनश्याम ने उसको क्या किया, उसको कुछ गुड्स दिए, ट्रांसपोर्ट कैरियर ने एक्सेप्ट किए गुड्स, कैरियर मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसने एक सर्कुलर इशू कर दिया कि हमारी जो लायबिलिटी है वो बहुत लिमिटेड रहेगी, हम लायबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे फॉर द गुड्स जो हम कैरियर में ले जा रहे हैं, अगर गुम हो गए तो हमारी लायबिलिटी नहीं। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले वो कंडीशन बताता तो हो सकता था वैलिड हो, पर उसके बाद अगर कंडीशन ले आई तो वो कंडीशन वैलिड नहीं है, ठीक है। तो कंडीशंस वर नॉट कम्युनिकेटेड प्रायर टू डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। चल, अब आता है मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। तुमने ऊपर रिवोकेशन पढ़ लिया, लेटर ऑफ रिवोकेशन देके रिवोकेशन हो सकता है। पहला मोड वो है क्या, नोटिस ऑफ रिवोकेशन दे दो। ऑफर कैसे रिवोक होगा, ऑफर ने एक्सेप्टर को लिख कर दिया या बोलकर बोल दिया कि देखो मैं ऑफर रिवोक कर रहा हूं। एक तो पहला मेथड है रिवोकेशन बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, ये तो ऑलरेडी पढ़ लिया। बाकी रिवोकेशन के मेथड क्या क्या है वो। दूसरा मेथड है लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम यानी
ऑफर में कुछ टाइम दिया था, उतने टाइम में अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो ऑफर अपने आप लैप्स हो जाता है, ये तो तुम पहले ही पढ़ चुके हो। और टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल टाइम में ऑफर एक्सेप्ट कर लेना, नहीं तो ऑफर लैप्स हो जाएगा। ठीक है, चल इसके बाद आता है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये बढ़िया चीज है। आप क्या करते हो, आप जब ऑफर देते हो तब ऑफर देते वक्त आप बोलते हो कि एक्सेप्ट करने से पहले आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। कौन सी कंडीशन? कोई भी कंडीशन ऑफरर बोल सकता है कि ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। एग्जांपल ले लो, तुमने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया, बाद में बैंक ने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स की तुमने कॉपी सबमिट की थी, तो बैंक ने बोला तुम्हारी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी सही है, हम आपको 1 करोड़ का लोन ऑफर करते हैं। बैंक ने तुम्हें लोन ऑफर कर दिया, तुम पर उसने बैंक ने क्या बोला, लोन एक्सेप्ट करने से पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपने कॉपी जमा किए थे उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आके बैंक में वेरीफाई करवा के जाना पड़ेगा। अगर आप बैंक में वेरीफाई करवा के नहीं जाओगे तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मतलब आप उसने लोन ऑफर किया है आपको, फिर भी वो लोन एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसने कंडीशन डाल दी कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आके बैंक में वेरीफाई करवा के जाना, तब आपका ऑफर वैलिड होगा, तब आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप बैंक उस वक्त जाकर वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करवाओगे तो मान लिया जाएगा कि अपने आप ऑफर लैप्स हो गया, बाद में वो लोन एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसने कंडीशन डाली थी कि इस दिन आके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा के जाना। ठीक है, तो ऑफरर फॉर इंस्टेंट में इंपोज सर्टेन कंडीशंस सच एज एग्जीक्यूटिंग अ सर्टेन डॉक्यूमेंट और डिपॉजिटिंग सम अमाउंट एज अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। हो सकता है ऑफर एक्सेप्ट करने से बोलेगी इतना हमारे पास डिपॉजिट रखना, तब ऑफर एक्सेप्ट होगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये एक्सेप्टेंस के लिए ऑफर क्या हो सकता है, ये एक्सेप्टेंस के लिए कोई कंडीशंस ऑफर में डाल सकते हैं। अगर आप वो कंडीशन फुलफिल नहीं करते तो क्या होगा, आपका एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगा। तो नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सच कंडीशन वुड रिजल्ट इनटू ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ ऑफर। यहां पूरा ऑफर होगा। ठीक है, ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ ऑफर। अगर वो प्रेसिडेंट कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे तो ऑफर कंप्लीट नहीं होगा, ऑफर सॉरी एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं होगा, ऑफर अपने आप रिवोक हो जाएगा। चलो एक और चीज है, डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफरर। अगर ऑफरर ऑफर करने के बाद मर जाता है तो ऑफर अपने आप रिवोक हो जाएगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ऑफर जिसको ऑफर किया गया है यानी जो एक्सेप्टर है, ऑफरी है, उसको एक्सेप्ट किया, जब तक उसने एक्सेप्ट किया, उसको एक्सेप्ट करने से पहले ये पता चल जाना चाहिए कि ऑफरर मर गया है या ऑफरर पागल हो गया है। इंसैनिटी यानी पागल हो जाना। तो या तो ऑफरर मर गया है या इंसैनिटी हो गई, ऑफरर पागल हो गया है। ये कब तक पता चल जाना चाहिए ऑफरी को? एक्सेप्ट करने से पहले ऑफरी को अगर ये पता है तो फिर ऑफर रिवोक हो गया, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बट अगर एक्सेप्ट करने से पहले उसे नहीं पता चला कि सामने वाला पागल हो गया है, मर गया है, तो फिर ऑफर रिवोक नहीं माना जाएगा। अगर उसने उसके पता चलने से पहले एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्टेंस वैलिड है। ठीक है, तो अगर एक्सेप्टर को पता चल जाता है एक्सेप्ट करने से पहले कि ऑफर करने वाला पागल हो गया, मर गया है, तो ऑफर रिवोक हो जाएगा। ठीक है, चलो अब कुछ और चीजें हैं जिससे ऑफर रिवोक हो जाता है, जो लॉ के सेक्शन 6 में डिफाइन तो नहीं है, पर उसके अलावा जैसे काउंटर ऑफर हमने पढ़ा था, जब ऑफर के सामने काउंटर ऑफर करता है कोई क्वालिफाइड, तो ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट हो जाता है और नया ऑफर आ जाता है। तो ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट हो जाता है तो वो रिवोक हो जाता है। नॉन एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब मोड, ये भी तुम पढ़ चुके हो कि वो सिद्धि और ईशान वाला एग्जांपल पढ़ा था हमने कि प्रिस्क्राइब मोड से एक्सेप्ट किया तो वो एक्सेप्टेंस है, अगर प्रिस्क्राइब मोड से एक्सेप्ट नहीं किया तो ऑफर रिवोक हो जाएगा। ठीक है, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, ये क्या है, ऑफर देने के बाद जो ऑफर का पर्पस था वो इलीगल हो गया, जो कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस था वो इलीगल हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने एक टीचर अपॉइंट किया, उस टीचर को, अब वो टीचर सीए नहीं था, मैंने उसको ऑफर दिया कि क्या तुम हमारे इंस्टीट्यूट में आके सीए का करिकुलम में पढ़ाओगे। ठीक है, एक टीचर को ऑफर दिया, वो सीए नहीं था, मैंने उसको 10 तारीख को ऑफर दिया, 11 तारीख को आईसीआई ने क्या किया, 11 तारीख को आईसीआई ने एक पब्लिश कर दिया, एक क्या कर दिया, हमारा अनाउंसमेंट पब्लिश कर दी कि सीए के किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए सीए की डिग्री मस्ट है। अगर आईसीआई ने ऐसा लॉ ला दिया तो मेरा जो ऑफर है, सामने वाले को ये ऑफर दिया था कि तुम हमारे यहाँ सीए के कोचिंग पढ़ाओ, वो ऑफर इनवैलिड हो गया, क्योंकि वो सीए की कोचिंग पढ़ाना नॉन सीए के लिए अब लीगल ही नहीं है। ऐसा है नहीं, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, ऐसा है नहीं, तो अब वो इलीगल हो जाएगा, तो मैंने जो ऑफर किया वो अपने आप रिवोक हो जाएगा। ठीक है, ये डिटेल में आप चैप्टर 3 में पढ़ोगे, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी क्या होती है। ठीक है, चलो अब ये एक्सेप्टेंस के मामला खत्म हुआ। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे हैं, वैलिडिटी के बेसिस पे है, फॉर्मेशन के बेसिस पे है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले वैलिडिटी के बेसिस पे देख लेते हैं। वैलिडिटी के बेसिस पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और अनइंफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और अनइंफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं
और वो कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिबल भी है। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ यूनिट 3 में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट में सारे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ है, इसका मतलब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, सीधी बात है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, किसी भी वजह से अगर वो इन्फोर्सिबल नहीं हो पाता तो वो क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल। अगर लॉ की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल नहीं रहा, सीज यानी हट जाना, तो सीज हो गया टू इन्फोर्सिबल, तो जिस दिन वो इन्फोर्सिबल नहीं रहा उस दिन से वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। सिर्फ यहाँ पे बोलने के लिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में वॉइड अग्रीमेंट होता है जो इन्फोर्स नहीं हो सकता, ठीक है। चलो सेक्शन 2 क्लॉज जे में ये डिफाइंड भी है। चलो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 क्लॉज आई में डिफाइंड है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 क्लॉज आई में डिफाइंड है। ये क्या होता है? एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इन्फोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी यानी दो पार्टीज, दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनमें से एक पार्टी के ऑप्शन पे, एक पार्टी की मर्जी से इन्फोर्स हो सकता है और वो चाहे तो इन्फोर्स ना हो, यानी किसी एक पार्टी के पास ये राइट है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है। तो क्या बोलता है? इट मींस वन पार्टी टू एग्रीमेंट इज लीगली एंटाइटल्ड, उसके पास लीगली राइट है और ऑथराइज्ड, उसके बाद लीगल राइट है टू रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट। रिसाइंड मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का दो पार्टीज में से किसी एक पार्टी के पास राइट है। अब ये कब आता है वो देख लेते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी होता है, सबसे पहला केस है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। ये कोअर्जन क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये आप यूनिट 3 में डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पे देख लेते हैं अभी समझने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ पार्टी होज कंसेंट वाज नॉट फ्री। क्या होता है? जब बिना फ्री कंसेंट के कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी मैंने डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा लिया तुम्हें, तो जिसे डराया धमकाया गया था वो बंदा बाद में अगर कोर्ट में जाके बोल दे कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे डरा धमका के किया गया था, तो वो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन किसके पास है? जिसको डराया धमकाया गया था, ठीक है। चलो समझ आया? मतलब जोर जबरदस्ती से या धोखे से अगर कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाए तो फिर जिसके साथ जोर जबरदस्ती या धोखा किया गया है उसके पास ये राइट होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे, ठीक है, बाद में। चलो दूसरा पॉइंट क्या है? वन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट्स अनदर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस। एक पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट सामने वाले को प्रिवेंट करता है, यानी ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ए क्या कर रहा है? बी को उसका प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करने दे रहा। ए क्या कर रहा है? बी को उसका प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करने दे रहा। तो अब बी के पास ये राइट है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे, ठीक है। बी के पास ये राइट है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। वॉइडेबल यानी कैंसिल करने का राइट आता है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हु वाज प्रिवेंटेड फॉर परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस। ए ने बी को उसका प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करने दिया, तो अब बी के पास राइट है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है व्हेन वन पार्टी यानी प्रॉमिसर टू द कॉन्ट्रैक्ट कुड नॉट परफॉर्म हिज प्रॉमिस विद इन स्पेसिफाइड टाइम। जो पार्टी ने प्रॉमिस किया था, अगर वो उस स्पेसिफाइड टाइम में प्रॉमिस परफॉर्म नहीं कर पाता, जो भी प्रॉमिस उसने किया था, तो सामने वाली पार्टी को क्या ऑप्शन आ जाता है? उसके पास प्रॉमिस के पास ऑप्शन आ जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम लिखा हुआ है और उस टाइम में प्रॉमिस परफॉर्म नहीं हो पाया, तो प्रॉमिसी के पास यानी सामने वाली पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है कि मुझे प्रॉमिस टाइम पे परफॉर्म नहीं किया गया तो मैं कैंसिल कर दूंगा, ठीक है, ये ऑप्शन होता है। चलो इसके इसके एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले वाला पॉइंट का कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर बी को सर पे गोली बंदूक रखी और बोला ये लैंड सेल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। ए ने बी के सर पे गोली बंदूक रखी कि लैंड सेल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया, सब वैलिड है, पर अब बी के पास ये राइट है कि कोर्ट में जाके बोल दे कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो और प्रूफ कर दे कि मेरे सर पे बंदूक रख के कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। तो कोअर्जन है ये, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट किया तो जिसको डराया धमकाया गया था, उसकी जिसके साथ धोखा हुआ था, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, ठीक है। अगर वन पार्टी प्रिवेंट्स अनदर फॉर परफॉर्मिंग प्रॉमिस, मान लो मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि एक बंदा है, उसका नाम है पेंटर, वो पेंटर मेरे दिवाली में घर की पेंट करके जाएगा, ठीक है। अब जिस दिन मैंने उसको पेंट करने के लिए बुलाया था, उस दिन मैं घर को ताला लगा के चला गया। जिस दिन मैंने उसको पेंट करने के लिए बुलाया था, उस दिन घर को ताला लगा के भाग गया मैं। तो क्या मैंने उसको उसका प्रॉमिस परफॉर्म करने दिया? उसका प्रॉमिस था मेरे को घर पेंट करके देना, पर मैं घर को ही ताला लगा के चला गया, तो वो पेंट कैसे करेगा? तो मैंने उसको उसका प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करने दिया। तो अब वो जो पेंटर है वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे और बोले अब मैं पेंट करने नहीं आऊंगा, ठीक है। चलो थर्ड का एक एग्जांपल क्या है?
व्हेन वन पार्टी कुड नॉट परफॉर्म इज प्रॉमिस इन टाइम। मान लो मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं एक बंदा है, उसके एक बंदा है, उसका नाम है मैकेनिक। मैकेनिक की दुकान पे मैं अपनी गाड़ी बनाने को देके आता हूँ, ठीक है। मैंने बोला था शाम तक बना के देना, कॉन्ट्रैक्ट किया था शाम को बना के देना, 1000 रुपए दूंगा। मैं गया शाम तक, उसने मेरी गाड़ी बनाई नहीं थी, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे परफॉर्म नहीं किया, तो मेरे पास राइट है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूं, अपनी गाड़ी उठा के ले आऊं कि मुझे नहीं बनवानी तुमसे गाड़ी, क्योंकि तुमने टाइम पर काम नहीं किया। चला समझ में आया? चलो अब आता है तीसरा चौथा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल क्या कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट विच लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड। लॉ मना करता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, क्या किसी का कॉन्ट्रैक्ट किलिंग सुपारी लेना वैलिड है? क्या लॉ अलाउ करता है? नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का कॉन्ट्रैक्ट लॉ ही मना करता है, नहीं बना सकते। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो लॉ मना करता है वो वॉइड होते हैं, वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड नहीं होते, तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड। ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और उनसे जुड़े हुए कोई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उनसे जुड़े हुए कोई कॉन्ट्रैक्ट। जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैंने एक बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम उस के बदले क्या करना, एक आर नाम का बंदा है उसको मार देना और मुझे 10 लाख की गाड़ी बेच देना। तो ये जो 10 लाख की गाड़ी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है वो किलिंग के कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट है, इसको बोलते हैं कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, साथ में जुड़ा हुआ। तो फिर वो कार बेचने वाला कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो जाएगा, वो भी इलीगल कहलाएगा, और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, इन्फोर्सेबल नहीं होता। और जो आईपीसी के अंडर सजा मिलेगी वो तो तुमको अलग ही है, ठीक है। तो सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड होते हैं, पर सारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स इलीगल नहीं होते, है ना। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स इलीगल नहीं होते। उसके बाद आता है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट में सब सही है, सब्सटेंस भी सही है, बट किसी भी टेक्निकल रीजन की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, वो होता है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जैसे कि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट में लॉ लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होना जरूरी है, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होना जरूरी है। तो अगर आपने सब वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, पर टेक्निकल एरर क्या है, उसने रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होना इंश्योरेंस वाले लॉ में बोलता है जरूरी है, तो आपने टेक्निकलिटी पूरी नहीं की, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अब अनइन्फोर्सेबल कहलाएगा, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारी चीजें फुलफिल है, फिर भी इन्फोर्स नहीं हुआ क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकलिटी फुलफिल करनी थी, वो आपने नहीं की। ऐसे ही लैंड सेल के कॉन्ट्रैक्ट में होता है। लैंड सेल के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? लैंड सेल का कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर्ड कराना बहुत जरूरी होता है। आपस में बैठ के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, रिटर्न कर लिया तो भी वैलिड नहीं है। रजिस्ट्रार के पास अगर रिटर्न में रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर नहीं करवाया तब तक वैलिड नहीं होता लैंड सेल का कॉन्ट्रैक्ट। तो लैंड सेल या कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर आपने रजिस्टर के बाद रजिस्टर नहीं करवाया तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। लैंड बेच दी, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फिर भी वो लैंड तुम्हारे नाम पे नहीं मानी जाएगी जब तक रजिस्टर नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें ये टेक्निकल एरर क्या है? रजिस्टर नहीं करा है, टेक्निकलिटी पूरी नहीं की, ठीक है। चलो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस मेड इन वर्ड्स द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। हमने एक्सप्रेस प्रपोजल पढ़ा, एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस पढ़ा। एक्सप्रेस प्रपोजल एक्सेप्टेंस है, वेंडिंग मशीन है, वेंडिंग मशीन एक्सप्रेस तो क्या बोलता है, सॉरी वेंडिंग मशीन इंप्लाइड का एग्जांपल है। एक्सप्रेस तो क्या है? मैंने तुम्हें पूछा क्या तुम मेरी गाड़ी बेचोगे, मैंने एक्सप्रेसली बोला, तुमने बोला हाँ गाड़ी बेचूंगा, एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस हो गया, तो ये क्या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों इंप्लाइड होते हैं। जैसे वेंडिंग मशीन लगी है तो इंप्लाइड ऑफर है उसका कि आप ये चिप्स खरीदो, मैंने 10 रुपए डाला, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है कि मैं चिप्स खरीद रहा हूं। तो ये बिना वर्ड्स के जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए उसे कहा जाता है इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और इसका एग्जांपल ले सकते हो, मान लो एक बस खड़ी है, एक बस खड़ी है बस स्टैंड पे, उस पे लोग चढ़ रहे हैं। अब वो बस खड़ी है, उस पे डिस्प्ले में एड्रेस लिखा हुआ है जहां वो जाने वाली है, इसका मतलब वो बस ऑफर कर रही है आपको कि आप वहां जाना चाहते हैं तो बस में बैठ जाइए। तो आपको वो बस वाला आके नहीं बोलता कि इसमें चढ़ के बैठो, अगर तुम बैठ गए तो तुमने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो बिना बोले ऑफर भी हो गया, बिना बोले एक्सेप्ट भी हो गया, तो इसको कहा जाता है इंप्लाइड ऑफर एंड इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। और एग्जांपल है, अगर आप ट्रेन से उतर रहे हो और एक कूली खड़ा है, कूली ने आपके सामान आपसे बिना पूछे उठा दिया, आपसे बिना पूछे उठा लिया, इसका मतलब वो आपको ऑफर दे रहा है, इंप्लाइड ऑफर है कि वो सामान उठाने के लिए इंप्लाइड ऑफर है। तो जब वो सामान आपका पहुंचा देगा तो उसको आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि वो इंप्लाइड ऑफर किया, और आपने अगर उसको मना नहीं किया कि आप ये सामान मत उठाओ रख दो वापस, इसका मतलब आपने इंप्लाइड एक्सेप्टेंस किया, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है वो, ठीक है, भले दोनों ने कुछ बोला नहीं। इसमें एक चीज आती है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो वर्ड में नहीं बोलते बट कंडक्ट ऑफ पार्टीज से अपने आप हो जाता है, कंडक्ट ऑफ पार्टीज से हो जाता है, कुछ वर्ड से बोला नहीं जाता फिर भी समझ लिया जाता है। जैसे ऑक्शन में लोग बिडिंग करते हैं, तो बिडिंग करते हैं वो ऑफर देते हैं, जब वो हैमर 3 बार हैमर मार देता है ऑक्शन में तो वो बिडिंग को एक्सेप्ट कर ली जाती है, बिड एक्सेप्ट कर ली, यानी हैमर के मारना यानी टैसिट को एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। हैमर मारने से बोला नहीं कि एक्सेप्ट कर लिया,
पर हैमर मारने से समझ में आ गया कि ऑफर एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है। ऐसे ही कोला वेंडिंग मशीन में भी इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, वो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट है। अब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, इट रिजेंबल्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट बैठ के तो पार्टीज आपस में नहीं करती। इसमें जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं वो लॉ से आपके ऊपर इंपोज किए जाते हैं। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इंपोज्ड ऑन द पार्टीज बाय लॉ विदाउट इंटेंशन ऑफ पार्टीज। इसमें पार्टीज की इंटेंशन नहीं होती, लॉ आपके ऊपर कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इंपोज करता है, उसे कहा जाता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, आपस में बैठ के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन लॉ के इंपोज किए होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है इट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, इट ओनली रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह दिखता है क्योंकि दोनों पार्टीज के पास कोई राइट है, दोनों पार्टीज के पास कोई ऑब्लिगेशन है, बट वो राइट एंड ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट से नहीं है, लॉ से आए हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। एक और एग्जांपल है पेमेंट टू एनी पार्टी बाय मिस्टेक। अगर आपके गुड्स गुम जाते हैं, किसी को मिलते हैं, तो लॉ बोलता है कि वो आपको लौटा कर देगा और आप उसको कस्टडी का जितना भी उसको संभालने में पैसा लगा था वो उसको भर के दोगे, ये लॉ बोलता है। तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है, पर क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि तुम मुझे लौटा कर देना? मिला ही नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ? तो ये लॉ से इन्फर्ड होता है पार्टीज के ऊपर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, ठीक है। चलो, ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो कहलाता है ई कॉन्ट्रैक्ट। फ्लिपकार्ट पे आपने जाके मोबाइल खरीद लिया तो ई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किसी से बात नहीं की ना, इलेक्ट्रॉनिक मोड से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो ई कॉन्ट्रैक्ट है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस दो होते हैं, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो परफॉर्म हो चुका है, जिसमें दोनों प्रोमिसेस, दोनों पार्टी के प्रोमिसेस परफॉर्म हो चुके हैं, वो होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ए ने बी को बोला मैं तुम्हें कार बेचूंगा, ए ने उसको कार दे दी और बी ने उसको पैसा दे दिया, दोनों का प्रॉमिस परफॉर्म हो गया, ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जीक्यूटरी यानी जो एग्जीक्यूट होने वाला है, एग्जीक्यूटरी यानी जो एग्जीक्यूट होने वाला है, मतलब अभी हुआ नहीं है, एग्जीक्यूशन बाकी है। अब एग्जीक्यूटरी दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है? व्हेन प्रॉमिस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इज येट टू बी परफॉर्म, इट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या बोलता है? या तो एक पार्टी का प्रॉमिस परफॉर्म करना बाकी है या दोनों पार्टी का प्रॉमिस परफॉर्म करना बाकी है। मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट कार बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैंने तुम्हें कार भी नहीं बेची, तुम्हें मुझे पैसा भी नहीं दिया, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ये होता है बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ द पार्टीज इज येट टू बी परफॉर्म, ठीक है। अभी तुमने मुझे पैसे भी नहीं दिए, मैंने तुम्हें कार भी नहीं दी, दोनों का ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना बाकी है, ठीक है। पर यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कल मैंने तुम्हें कार डिलीवर कर दी पर अभी तुमने मुझे पैसा नहीं दिया है, तो मेरा ऑब्लिगेशन था कार डिलीवर करना, मैंने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिया, सामने वाली पार्टी का पैसा अभी मुझे नहीं मिला, उसने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं किया। तो व्हेन ऑब्लिगेशन ऑफ वन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इज येट टू बी परफॉर्म, पैसे देने वाला ऑब्लिगेशन अभी परफॉर्म होना बाकी है, तो इसका मतलब एक पार्टी का परफॉर्म होना बाकी है। चलो, तो यहां पे आपका यूनिट 1 खत्म हो जाता है, अगले वीडियो में हम यूनिट 2 शुरू करेंगे। चलिए, बाय बाय, गुड बाय। और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, इसी चैनल पे हम आगे पूरा रिवीजन वीडियोस लाने वाले हैं। बाय बाय, गुड डे।